तो करंट अफेयर्स के अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। करंट अफेयर्स का अगले टॉपिक के अंतर्गत ये आप देख रहे हैं एक नया विधेयक आया है, इसका नाम है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, एनआरएफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक। आप लोग लिखते भी जाइएगा साथ साथ, ठीक है। तो एक बिल है आपका एनआरएफ बिल, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक। तो संसद में ये 28 जून 2023 को आया था। 28 जून 2023 को जो है संसद में मतलब पेश करने की स्वीकृति इसको मिली थी। अब ये एक तरीके से भारत में इनोवेशन के क्षेत्र में मतलब कि अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बीजारोपण करेगा और उसे विकसित करने, प्रोत्साहित करने के लिए देश के विश्वविद्यालय, देश के अनुसंधान संस्थानों में विकास प्रयोगशालाओं को बनाने के लिए, अनुसंधान एवं नवाचार को स्वीकृति प्रदान करने के लिए विधेयक लाया गया है। तो आप देखिए इसका नाम ही है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, ठीक है। इसके तहत एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को बनाया जाएगा जिसको हम एनआरएफ बोलते हैं, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा आपका, ठीक है। क्या बनाया जाएगा? एक नेशनल रिसर्च। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी 28 जून को और स्वीकृति में ये कहा गया था कि अब हम जो है संसद में जो है ये बिल जो है प्रस्तुत करेंगे, एनआरएफ बिल लाएंगे और ये देश के इनोवेशन के लिए सबसे कारगर बिलों में से एक है। तो एक बार जो है इस बिल को अच्छे से समझते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक यदि सदन में आकर के पारित हुआ तो इससे क्या होगा, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके सिफारिशों के अनुरूप, उसमें भी ये चीज बात कही गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि देश में अब हम अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी ज्यादा खर्च करेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ाएंगे, उच्च स्तरीय शिक्षा जो हमारी होगी उसको हम साइंटिफिक बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये अल्टीमेट इसका गोल था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो एक शासी बोर्ड है वो इसे शासित करेगा, ठीक है। तो यह विधेयक जो है लगातार इससे पहले देखो एक और आपका अधिनियम था, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान अधिनियम, उसको निरस्त करेगा और एक नया बोर्ड बनाएगा एनआरएफ बोर्ड। तो 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसमें, ठीक है। एनआरएफ को 1,000 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड दिया जाएगा। एनआरएफ मतलब एक फाउंडेशन क्रिएट किया जाएगा। गवर्निंग बोर्ड में 20 से 25 शोधकर्ता शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लीडर बनेंगे, मतलब इसको जो है लीड करने वाले, इसके नेतृत्व करने वाले या इसके जो अध्यक्ष होंगे वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। तो इसके बाद और संसद के मानसून सत्र में इसको पेश किया गया था इस बिल को, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एक शासी बोर्ड बनाया जाएगा। शासी बोर्ड में मैंने आपको बताया 20 से 25 शोधकर्ता इसमें शामिल होंगे एनआरएफ में, ध्यान रखिएगा। एनआरएफ का दायरा बहुत विस्तृत होगा, सभी मंत्रालयों को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। पीएम राष्ट्रीय अनुसंधान, ये जो आपका एनआरएफ है, ये फाउंडेशन है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल की संस्था बनने जा रही है, ठीक है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी होंगे, शिक्षा मंत्री भी होंगे। ये 2 उपाध्यक्ष इसमें रखे गए हैं, एक अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, 2 उपाध्यक्ष हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और शिक्षा मंत्री, ठीक है। एनआरएफ का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाएगा। एनआरएफ जो है उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभागों, अनुसंधानों के बीच सहयोग स्थापित करने का काम करेगा। यह वैज्ञानिक और राज्य सरकारों की भागीदारी के लिए एक इंटरफेस तंत्र भी तैयार करेगा। तो आपका एनआरएफ आपका एक भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत शानदार काम करने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक नया बिल आया है और ये बिल आपका संसद के मानसून सत्र से पारित भी हो चुका है, इसलिए एक नई संस्था आपकी बन रही है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। संसद के उसमें जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है इसको लाया भी गया था ये बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनआरएफ बिल। अब अगला जो करंट अफेयर्स है आपका वो है ये अगला बिल है भारतीय सहकारी महासम्मेलन। ये महासहकारी कोऑपरेटिव के लिए भारतीय महासहकारी सम्मेलन 17वां था, ये 17वां था। 1 से 2 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन। 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन 1 से 2 जुलाई नई दिल्ली में प्रगति मैदान में इस सम्मेलन को बुलाया गया था। और ये जो है भारतीय सहकारी आंदोलन के शीर्ष संगठन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI इसके द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। भारतीय
राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI, इसके द्वारा इसको किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्य विषय है अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहकार से समृद्धि। ठीक है, अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहकार से समृद्धि। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं वो इसके अध्यक्ष थे। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और अमृतकाल जीवंत भारत हेतु सहकारी समृद्धि, ये इसकी थीम थी। आप इसकी थीम लिख सकते हैं। इसका मुख्य विषय, इसकी थीम थी अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहकार से समृद्धि। ठीक है, कॉपरेशन के लिए इन्होंने कॉपरेशन जो है फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया को लेकर के पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन नई दिल्ली प्रगति मैदान पे। SCO के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। तो इसके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनका 23वां शिखर सम्मेलन हुआ था अभी, 23वां शिखर सम्मेलन। अब देखो लगातार शिखर सम्मेलन ही चल रहे हैं। अभी जैसे ब्रिक्स चल रहा है, संघाई हो गया, अभी G20 का अगला नंबर है। G20 भारत में होना एक बहुत बड़ा उत्सव है। और G20 के पहले चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 23वां शिखर सम्मेलन जो है आपका आयोजित हुआ। कहाँ हुआ ये? 4 जुलाई 2023 को, और ये वर्चुअल माध्यम से हुआ। 4 जुलाई 2023 को हुआ और ये वर्चुअल माध्यम से हुआ। कैसे हुआ? वर्चुअल माध्यम से। इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, अध्यक्षता भारत ने, तभी इतना ज़्यादा चर्चा में ये नहीं आ पाया। जैसे कि आपका G20 में तो सारे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, और यदि इसमें भी सारे ही राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, चीन वगैरह सब, क्योंकि इसमें पूरा मध्य एशिया है, पाकिस्तान है, भारत है, ईरान को भी सदस्यता मिल गई है, चीन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की। SCO सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने इसमें भाग लिया और पहली बार भारत ने इसकी मेजबानी की है। वर्चुअल तरीके से था, भारत ने पहली बार इसकी। ठीक है, और इसमें SCO में 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 9वें सदस्य के तौर पे इसमें ईरान को शामिल किया गया है। तो इंडिया ने होस्ट किया है ना, और इंडिया में ये वर्चुअल तरीके से पूरा SCO समिट हुई है आपकी, ध्यान रखिएगा। और इस पूरे सम्मेलन में सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद से लड़ने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। संगठन में आतंक का जो वित्त पोषण होता है उसको रोकने के लिए, युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए, आतंकियों से राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए, सीमा पर उनके अवैध घुसपैठ के लिए, इन सभी के लिए आपस में सहयोग के लिए बात की गई है। और इस बैठक के उपरांत नई दिल्ली घोषणा पत्र को भी स्वीकार किया गया है। तो इस बार फोकस में आतंकवाद को ही निशाना हमने ले रखा था। हम आतंकवाद प्रभावित देश हैं, इसमें साथ में पाकिस्तान और मध्य एशिया के देश थे जहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे में ये मुद्दे को उठाना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो जितने भी सदस्य देश थे सभी आतंकवादी, अलगाववादी, चरमपंथी संगठनों की एकीकृत सूची बनाएंगे और उनको जो है उसको लेकर एक सिद्धांत, एक दृष्टिकोण बनाने की बात करेंगे। क्योंकि अभी देखो आतंकवाद को लेकर के जो देश पीड़ित हैं उनका तो दृष्टिकोण ठीक है, लेकिन जो पीड़ित नहीं है उनका दृष्टिकोण सही नहीं है। ठीक है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? SCO के बारे में आप सभी जानते हैं। SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और यह एक सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग संगठन है। 9 सदस्य देश हैं SCO में। 9 सदस्य देशों के मैं नाम बता रहा हूँ। भारत है हमारा, भारत तो अभी बना है। भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, भारत है, पाकिस्तान आप साथ में ले लीजिए, ईरान भी जुड़ गया है, चीन भी जुड़ गया है। भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान। ठीक है, रूस भी जुड़ गया है। इसके बाद आपके 4 मध्य एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें, तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, क्लियर है? अगला चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी मिस्र की यात्रा पे गए थे। अमेरिका की यात्रा से वापस लौटने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? मिस्र की यात्रा पे गए। और आपको बताएं 26 साल बाद पहली बार कोई भारतीय राष्ट्राध्यक्ष, वो भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर गए। तो ये यात्रा हुई थी आपकी 24 से 25 जून को।
2023, ठीक है, 24 से 25 जून 2023 को ये यात्रा आपकी हुई थी। मिस्र में प्रधानमंत्री जी की पहली आधिकारिक यात्रा थी और 26 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा थी। ठीक है, तो जैसे ही अमेरिका की यात्रा जो है आधिकारिक यात्रा समाप्त होती है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी इस यात्रा में पहुंचते हैं। ठीक है, और मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचते हैं। वहां पर हवाई अड्डे में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं मुस्तजा मेदबाउली, ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आए थे हमारे 26 जनवरी के कार्यक्रम में कि राष्ट्राध्यक्ष थे, इस बार मुख्य अतिथि के तौर पे थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ये हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे थे। लेकिन जो है प्रधानमंत्री मुस्तफा मेदबाउली, उन्होंने इनका स्वागत किया, मुस्तफा मेदबाउली ने, और दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति और आम जनता में आपसी संपर्क स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच साझेदारी और दोनों देशों के बीच में संबंधों को सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने भारत मिस्र संबंधों को समग्रता से समीक्षा की, आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। तो मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ के राष्ट्रपति अल सीसी जी के द्वारा मिस्र का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल्स, उससे इनको सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। ऑर्डर, अभी तक टोटल 13 सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिल चुके हैं। 13 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं विभिन्न देशों के द्वारा। ठीक है, किसी एक क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को ये 13वां मिला है। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द नाइल, उससे जो है इनको जोड़ा गया। और साथ ही देखो, मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता तक का जुड़ाव था। अफ्रीका महाद्वीप में मतलब भारत जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में मिस्र को लेकर के चलता है, और ऐसे में जो है हम अपने व्यापारों को सुदृढ़ करने के जो है हमने यहाँ पर जो है आपस में डिस्कशन भी किए। इजिप्टियन सेंट्रल एजेंसी फॉर पब्लिक मोबिलाइजेशन एंड जो है स्टैटिक्स, उसके अनुसार भारत और मिस्र के बीच में व्यापार समझौता 1978 में ही हो गया था। 1978 में ही हम ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड को लेकर हमारे जितने भी समझौते हैं और वो लागू हैं। ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी हम जो है क्लॉज लेकर के चलते हैं। हम मिस्र को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब जिसको हम प्राथमिकता में रखते हैं। दोनों देशों के बीच में एग्रीकल्चर को लेकर के और विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के कई सारे जो है आपस में कानूनों को लेकर के MOU भी साइन किए गए हैं। ठीक है, और आपको पता होगा काहिरा में जो है प्रधानमंत्री जी कई जगहों पे गए। एक तो एक मस्जिद थी काहिरा में, ऐतिहासिक मस्जिद थी अल हाकिम मस्जिद, तो प्रधानमंत्री जी अल हाकिम मस्जिद भी गए। विश्व के 7 अजूबों में गीजा के पिरामिडों को भी देखा इन्होंने, और साथ में हेलियोपोलिस का जो युद्ध हुआ था वहां के स्मारक भी देखने गए। प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। तो इस यात्रा में कई सारे स्मारकों को भी उन्होंने देखा। एक तो अल हाकिम मस्जिद गए, दूसरा गीजा के पिरामिड भी देखने गए, और हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक भी गए, जहां पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत और मिस्र और फिलिस्तीन के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि, भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो ये आपका जो है ध्यान रखिएगा। मोदी और अल सीसी की जो है 2015 में पहली मुलाकात हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा में, न्यूयॉर्क में पहली बार एक दूसरे से जुड़े थे। इसके बाद अक्टूबर 2015 में तीसरा भारत अफ्रीकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, तब अल सीसी भारत आए थे। इसके बाद सितंबर 2016 में अल सीसी की पहली राजकीय यात्रा थी। अल सीसी 2016 में अगेन आए। फिर 2017 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी इनको जो है आमंत्रित किया गया था, और 2023 में भारत से जो है भारत में फिर आए थे ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पे। तो इस तरीके से अल सीसी कई बार आ चुके थे, और प्रधानमंत्री जी का जाना बचा हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी भी फाइनली पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये हमारी मिस्र की यात्रा हो गई। ठीक है, भारत और मिस्र यात्रा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
प्रधानमंत्री जी की ऑफिशियल जो भी यात्राएं होती हैं, देखो इनसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो मेन इंपॉर्टेंट बातें अब मैं आपको बता दिया, ठीक है। दोनों देशों के बीच में व्यापार के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के क्षेत्र में साझेदारी को सुदृढ़ करने को लेकर के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है, ठीक है। तो एक ये मिस्र में राजकीय यात्रा हो गई। एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में जो है वर्चुअल तरीके से हुआ 4 जुलाई 2023 को। इसके बाद ये आपका जो है भारतीय सहकारी महासम्मेलन था, 1 से 2 जुलाई 2023 को हुआ। इसके बाद जो है एक टॉपिक आपका था राष्ट्रीय अनुसंधान जो है हम फाउंडेशन बना रहे हैं और एनआरएफ बना रहे हैं, और इसको लेकर के एनआरएफ बिल 2023 में मानसून सत्र में आपका पारित हुआ है। तो आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप इन टॉपिक को याद करिए, रिवाइज करिए, ठीक है। जितना आपको पढ़ाता जा रहा हूँ रिवीजन करते जाइए, इनसे सबसे प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है।